गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? लगे होंगे आप लोग पढ़ाई में। आज मैं आप लोगों को इतिहास 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए थे। मैं आप 7.3 वाला जो पॉइंट है बाट, उससे आगे की पढ़ाई करूँगी। उससे आगे के पॉइंट्स आपको क्लियर कराती चली जाऊँगी। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 7.3 है बाट। मैंने इससे पहले आपको मोहरें बताई थी कि कैसे मोहरें होती थी, लिपि बताई थी कैसी वहाँ की लिपि थी, और उसमें एक पॉइंट छूट गया था बाट 7.3 बाट। बाट क्या था? बाट विनिमय को नियंत्रित करना। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि विनिमय को नियंत्रित करना। तो आप लिखेंगे कि जो बाट था वो क्या करता है, एक सूक्ष्म मापन प्रणाली थी बाट, जिसके माध्यम से हम विनिमय को क्या करते थे, नियंत्रित करते थे। यानी कि जो विनिमय वस्तुओं का एक्सचेंज करते थे उसको हम क्या करते थे, नियंत्रित करते थे बाट के माध्यम से। तोलते होंगे ना वस्तुओं का वेट। और दूसरा है चट से बने। मैंने दूसरा पॉइंट डाला है चट से बने, यानी कि चट नामक पत्थर के या चट से बने हुए होते थे ये बाट। तीसरा है ये बाट निशान रहित होते थे और घनाकार होते थे। तीसरा पॉइंट मैंने इसमें निशान लिखा है और निशान रहित और घनाकार लिखा है, तो ये निशान रहित होते थे और घनाकार होते थे। चौथा ये लिखा है मानदंड द्विआधारी, यानी कि जो इसके निचले मानदंड से, यानी कि छोटे से बड़े इनके जो मानदंड बनाए गए थे 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64, 1 to 80, दो को आधार मानते हुए ये बाट के मानदंड बनाए गए थे। और इसमें जो बाट थे वो अलग अलग शेप और साइज के होते होंगे। छोटे बाट भी होते होंगे, बड़े बाट भी होते होंगे। कम क्वांटिटी की चीज़ें अगर मापन करनी है तो छोटे होते होंगे, अधिक वेट अगर माप करना है तो बड़े होते होंगे। तो इसमें क्या होते थे, छोटे बाट होते थे। तो छोटे बाट किसके लिए यूज होते थे? आभूषण मन के तोलने हेतु। किसके लिए यूज होते थे? आभूषण और मन के तोलने हेतु। और जो मैंने इससे पहले पॉइंट बताया था आपको, मानदंड द्विआधारी होते थे। ये लगभग 12,800 तक इनकी गिनती गई है, जो द्विआधारी मानदंड के बाट होते थे। और जो छोटे बाट होते थे वो आभूषण और मन के तोलने हेतु यूज किए जाते थे। और छठा इसमें मैंने लिखा है तराजू के पलड़े। पुरातत्वविदों को जो हड़प्पा स्थल हैं या मोहनजोदड़ो के जो स्थल हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य स्थल हैं, वहाँ पे तराजू के पलड़े भी मिले हैं जो धातु से बने हुए होते थे। इसके बाद 8वां पॉइंट इसमें आता है प्राचीन सत्ता, यानी कि जब मोहनजोदड़ो या आपका हड़प्पा जैसे इतने अच्छे नगर मिले हैं, विकसित नगर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो ये माना जाता है कि वहाँ पे कोई ना कोई शासक रहा होगा, किसी शासक वर्ग ने वहाँ शासन अवश्य किया होगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है मोहनजोदड़ो में मिला विशाल भवन। पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है। तो पुरातत्वविदों का मानना है कि जो ये विशाल भवन है ये मे बी उस समय क्या रहा होगा, कोई राज प्रासाद रहा होगा, यानी कि राजमहल रहा होगा। वैसे इससे बड़े ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग ऐसी मिली नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक मिली है बड़ी बिल्डिंग, तो उसको इन्होंने राजप्रासाद माना है कि राजा प्रासाद ये हो सकता है, यानी कि राजा का महल ये हो सकता है। और इन्हें पत्थर की मूर्ति मिली है पुरोहितों को। क्या मिली है? पत्थर की मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की। पुरोहित राजा की क्या मिली है? पत्थर की मूर्ति मिली है, क्योंकि वहाँ पे अनुष्ठानिक क्रियाएं होती थी। वैसे उसके साक्ष्य तो नहीं मिले हैं अभी, इतनी समझ अभी पुरातत्वविदों में वो समझ नहीं पाए हैं उनको कि वहाँ पे जो अनुष्ठानिक क्रियाएं होती थी वो किस प्रकार की होती थी। लेकिन वहाँ पे पुरोहित राजा की पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं और बिल्कुल मेसोपोटामिया जैसी हैं, क्योंकि उससे पहले मेसोपोटामिया में जो हमारे पुरातत्वविद हैं, खोजकर्ता हैं, इतिहासकार हैं, उनको बहुत सारे राजा पुरोहितों की या पुरोहित राजाओं की मूर्तियाँ मिली हैं। कहाँ? मेसोपोटामिया में। और वैसी ही मूर्तियाँ उनको कहाँ मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता के शहर में भी मिली हैं, पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। और तीसरा है इसमें शासक नहीं सभी समान। लेकिन ये तथ्य दिया गया है, उनका मानना है कि जिस हिसाब से वो नगर देखा गया पूर्ण विकसित नगर है और एक नगरीय सभ्यता है, भवन भी लगभग एक जैसे ही मिले हैं, एक सिर्फ मोहनजोदड़ो में बड़ा भवन मिला है, तो उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शासक नहीं थे, सभी लोग क्या थे, एक समान थे। लेकिन ये कुछ ही लोगों का मानना है, ये
शासक नहीं, सभी समान क्या है, कुछ ही पुरातत्वविद इस बात को मानते हैं। अन्य पुरातत्वविद कहते हैं कि वहाँ पे शासक थे और राजा थे और उनका शासन होता था, क्योंकि बहुत सारी जगहें ऐसी मिली हैं जहाँ पे समान वस्तुएं मिली हैं, समान प्रणालियाँ जहाँ पे प्रचलित थीं। तो हो सकता है कि राजा होगा और राजा ने उन क्षेत्रों में अपने आदेशानुसार उन समान चीज़ों को लागू किया होगा, सबके लिए समान। तो कुछ मानते हैं कि शासक थे और सारे नगरों के अलग अलग शासक थे। सारे नगरों के क्या थे, अलग अलग शासक थे। शासक थे और सारे नगरों के अलग अलग शासक थे, ये माना है उन्होंने। दूसरा ये कह रहे हैं कि सभी नगरों के अलग अलग शासक हुआ करते थे, यानी कि मोहनजोदड़ो में अलग होगा, हड़प्पा बड़े नगर थे वहाँ का राजा अलग होगा, क्योंकि इतने बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मिले हैं, यहाँ तक एक राजा का शासन करना संभव नहीं लगता है, क्योंकि कहीं कहीं पे वस्तुओं में असमानताएं भी मिली हैं। कई जगहों पे तो समानताएं मिली हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वस्तुओं के आकार में, गुणवत्ता में थोड़ा सा अंतर भी मिला है। तो एक ही राज्य, तो और कुछ जहाँ पे समानता मिली है तो इन्होंने बोला है कि एक ही राज्य, और कुछ क्योंकि वस्तुओं में समानता मिली है तो कुछ पुरातत्वविदों ने क्या कह दिया, हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ पे समान वस्तुएं मिली हैं, तो एक ही राज्य रहा होगा, यानी कि पूरा राज्य एक ही होगा और उसका राजा एक ही होगा, क्योंकि वस्तुओं में समानता मिली है। मनके मिले हैं कहीं पे, मोहरें मिली हैं कहीं पे, और बहुत सारी चीज़ें, आभूषण मिले हैं और ईंटें मिली हैं, ईंटों की जो माप मिली है वो लगभग समान है। तो इस वजह से उन्होंने माना कि जो नगर हैं, सभी नगर हैं जहाँ पे समान वस्तुएं मिली हैं, तो हो सकता है कि एक ही राज्य ये रहा हो। ये कुछ लोगों का मानना है, ऐसा हो सकता है। तीसरा, और बाद में ये कहते हैं कि एक चीज़ और है इसमें मैंने लिखी नहीं है, बट इसमें एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अनुष्ठानिक क्रियाएं हुआ करती थी उनका अभी तक कोई ज्ञात नहीं हो पाई है कि मतलब वो अनुष्ठानिक क्रियाएं कैसे की जाती थी, क्या क्या होती थी, इसका अभी पूर्ण रूप से पता नहीं चल पाया है। और एक पॉइंट यहाँ पे ये है, उन्होंने डाला नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा कि ईंटें बनाने के लिए, बड़े बड़े भवन बनाने के लिए, भवनों के लिए, चबूतरों का निर्माण करने के लिए श्रम का संगठन किया जाता था, यानी कि मजदूर संगठन होते थे, मजदूर वर्ग भी वहाँ पे था, मजदूर श्रम संगठन किया जाता था, संगठित रूप से श्रम किया जाता था। ये भी इसमें एक पॉइंट था, वो मैंने लिखा नहीं है, आप उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपका सभ्यता का अंत। देखिए इसमें सभी जो हमारे पुरातत्वविद हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन लोगों ने अपने अलग अलग तथ्य पेश किए हैं। कोई कहता है कि ये जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे इसका अंत हुआ था, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि विकसित हड़प्पा स्थलों का त्याग हो गया था। लगभग यहाँ पे मैंने गलती से 1800 स्थल लिख दिए, ये 1800 स्थल नहीं है, ये 1800 ईस्वी है। 1800 ईस्वी पूर्व, 1800 ईस्वी पूर्व के लगभग जो चोलिस्तान इनका एक रहा है, जगह रही है, इसके आसपास के जो स्थल थे उनका त्याग कर दिया गया था, यानी कि उनको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद कुछ क्यों छोड़ दिया गया था, आप भी देखते हैं कि आजकल नगरों से कहाँ को जाते हैं लोग, गाँव से नगरों की तरफ जाते हैं, तो कुछ नई बस्तियाँ बननी शुरू हो गई थी, तो उस तरफ लोग गए थे, वहाँ पर आबादी बढ़ गई थी। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि जो नई बस्तियां हैं उसमें आबादी बढ़ गई थी। नई बस्तियां कौन कौन सी थी, उसमें नई बस्तियों में गुजरात को रखा जाता है, हरियाणा है, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये नई बस्तियां मानी जाती हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो यहाँ पे आबादी बढ़ गई थी, और जो चोलिस्तान जैसी बस्तियां थी, यहाँ पे बहुत सारी विकसित बस्तियां थी, 1800 ईस्वी से पूर्व लगभग वो क्या हो गई थी, छोड़ दी गई थी, उनका त्याग कर दिया गया था। तीसरा ये कह रहे हैं कि संस्कृति में बदलाव आया। संस्कृति में बदलाव आने से क्या हुआ कि पहले जो वस्तुओं का यूज किया जाता था, जो वस्तुएं यूज की जाती थी, उन वस्तुओं में भी बदलाव आया, क्योंकि संस्कृति बदलती रहती है। जैसे कि आज हम लोग पहले किस तरह से हमारा खान पान था, पहनावा था, आज आप देख रहे होंगे कि हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम में कितनी चेंजेस आ गए हैं। तो वहाँ पे भी संस्कृति में बदलाव आया। ये माना जाता है कि वहाँ पे थोड़े माल का प्रयोग में लाना और निर्माण तकनीकों का पतन, ये इसमें यहाँ माना गया है कि वहाँ पे जो पहले जो मनके बनाए जाते थे, मोहरें बनाई जाती थीं, और
आभूषण बनाए जाते थे उनमें कमी आने लगी थी, मनके और मोहरों में कमी आने लगी थी, बाटों में कमी आने लगी थी, और तकनीकी साधन जो थे, हमारे शिल्प कला जो थी और बड़े बड़े भवन निर्माण कला जो थी, उस तकनीकी में परिवर्तन आने लग गया था। अब बड़े बड़े भवनों का निर्माण कम होने लगा था और वस्तुएं भी अब अधिक मात्रा में नहीं बनती थी। थोड़ा माल का प्रयोग, मैंने चौथा पॉइंट लिखा है, थोड़ा माल का प्रयोग। इसी में मैंने लिखा था और निर्माण तकनीकों का पतन। तो ये थोड़ा माल का प्रयोग करने लगे थे, यानी कि जैसे उस समय क्या होता था, बहुत बड़ी मात्रा में मनके बनाए जाते थे, बहुत बड़ी मात्रा में मोहरें होती थी या आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको जितनी ज़रूरत होती थी ये उतना ही वस्तुएं बनाते थे, थोड़ा माल का प्रयोग करते थे, यानी कि कम वस्तुएं बनाने के लिए कम माल का ही प्रयोग करने लगे थे, जिससे संस्कृति में बदलाव आना शुरू हो गया था। पांचवा ये कह रहे हैं कि ग्रामीण जीवन शैली, उत्तर या अनुवर्ती संस्कृतियां भी कहते हैं, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां, यानी कि ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। ठीक है, अब ग्रामीण जीवन शैली आने लग गई थी, हमारी जो जीवन ग्रामीण जीवन शैली आने लगी थी, उत्तर या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां आने लगी थी। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन हुआ, तो जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, बाढ़, वनों का कटान, नदियों का सूखना, भूमि का अत्यधिक उपयोग। ठीक है, जैसा कि हम लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज भी हम ज़मीन को बहुत ज़्यादा यूज करने लग गए हैं और वनों का कटान हो रहा है, जिससे नदियाँ सूख रही हैं। तो यही स्थितियाँ उस समय भी रही जब हड़प्पा सभ्यता रही थी, और इसी से इसका अंत भी हो गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने आपको बता दी, साक्ष्यों द्वारा मिली और वस्तुओं द्वारा मिली, जो हमारे पुरातत्वविदों को वस्तुएं मिली, किस तरह दयाराम साहनी ने वहाँ पे हड़प्पा में खोज करवाई, राखलदास बनर्जी ने करवाई, तो और किस तरीके से वहाँ पे खुदाई हुई, रेल की पटरियाँ जब बन रही थी तो किस प्रकार वहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिली, तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो एक विकसित सभ्यता थी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बताती हैं। अब इसका जो अगला पॉइंट है कि 10.1 मैंने देखा है, कन्निंघम का भ्रम। कन्निंघम कौन थे, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले क्या थे, वो जनरल डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल वही थे, यानी कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण के कन्निंघम। अब उनका भ्रम इसमें बता रखा है, पहले तो मैं भ्रम क्या था ये मैं आपको समझाऊंगी। भ्रम उनका कुछ नहीं था, उनका भ्रम ये था कि वो टाइमिंग सही रूप से नहीं बता पाए थे हड़प्पा सभ्यता की, कि ये हड़प्पा सभ्यता कब की थी, कितनी प्राचीन थी, इस टाइमिंग को सही ढंग से नहीं बता पाए। क्योंकि उनकी रुचि किस में थी, रुचि तो उनकी थी आरंभिक इतिहास के पुरातात्विक तथ्यों में, उनकी रुचि थी। जो आरंभिक इतिहास के पुरातात्विक तथ्य थे उनमें उनकी क्या थी, रुचि थी। वो जानते थे कि जो पुरातात्विक इतिहास है उसी के माध्यम से जो हमें साक्ष्य मिलेंगे वही हमें आरंभिक इतिहास का ज्ञान करा सकता है। लेकिन क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के वृत्तांतों का प्रयोग, जो कि चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत थे। चीनी यात्री आए भारत, चीनी यात्री हड़प्पा सभ्यता स्थलों के आसपास गए होंगे, तो उन्होंने जो भी उनके यात्रा वृत्तांत रहे हैं उनको बेस बनाकर हड़प्पा सभ्यता की टाइमिंग का परिचय दिया। लेकिन चीनी यात्रियों का हड़प्पा सभ्यता से दूर दूर तक क्या कोई संबंध नहीं था, तो इससे टाइमिंग गलत हुई। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के टाइम का सर्वेक्षण किया, और इन सभी जो यात्रा वृत्तांत रहे किनके, चीनी यात्रियों के, उनका उन्होंने अनुवाद भी किया। लेकिन क्या हुआ, पुरातात्विक साक्ष्यों के काल का उनको क्या रहा, भ्रम रहा। क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य थे उनका उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहाँ तक का, मैंने जैसे आपको बताया कि चीनी यात्री 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के वो साक्ष्य रहे होंगे। और तीसरा क्या है कि उन्होंने भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से, गंगा की घाटी में, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है इसका प्रारंभ हुआ है गंगा की घाटी में। तो इन्होंने जो गंगा की घाटी, यानी कि गंगा घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी, तो गंगा सिविलाइजेशन जब विकसित हुई थी, उससे इन्होंने क्या किया, उसको रिलेट करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की टाइमिंग भी बताई है। तो काल भ्रम हुआ है उनको।
सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइमिंग पीरियड है वो सारे पुरातत्वविदों ने अलग अलग टाइमिंग बताई है। तो इससे क्या है, कन्निंघम काल भ्रम में रहे। तो आज मैंने आपको 10.1 तक के सारा ये समझा दिया है, और जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं पॉइंटों के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। ये मैं आशा करती हूँ कि घर पर बैठकर आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिख रहे होंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी डिलीवर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।